बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद रहमान फ्रॉम स्टार अकेडमी, हेड ऑफिस जौहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएमसी ने जो नया सिलेबस अपलोड किया है, जिसमें उसने तमाम सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हैं। उनमें से आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। ये एक नया एडिशन है आपके सिलेबस में, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशानी का शिकार हैं कि ये लॉजिकल रीजनिंग आखिर क्या है, इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक एक नंबर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल से बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कि हम किस तरह से इस पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेटेज की, कि आपके पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के वेटेज परसेंटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी होगी। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्सीमेट 5% जो वेटेज है वो लॉजिकल रीजनिंग को दी गई है, और इस परसेंटेज के हिसाब से आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको पता है कि 210 एमसीक्यूज हैं। इस हिसाब से उनमें से जो 10 मार्क्स हैं, यानी कि 10 एमसीक्यूज, ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स, तो 10 मार्क्स जो हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो कंटेन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये 10 मार्क्स जो हैं वो हासिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लॉजिकल रीजनिंग? ये लॉजिकल रीजनिंग क्या चीज़ है, इसको हम डिफरेंट डेफिनेशंस के तहत जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। यानी कि हमें अगर कोई फैसला करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो उसमें मैथमेटिकल और एनालिटिकल जो है अप्रोच हमें उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे वर्ड मैथमेटिकल से क्या मुराद है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप समझें कि हमें शायद कोई मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमारा जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा तो फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। डेली लाइफ में देखें डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप मेडिकल से रिलेटेड हैं या आप किसी भी और फील्ड से रिलेटेड हैं, आप मैथमेटिक्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होता है जो बेसिक ऑपरेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। कहीं पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का काम जो आप करते हैं, और हर जो आदमी है, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, वो इसका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करता है। तो जस्ट यही जो इस्तेमाल है मैथमेटिक्स का, वो यहाँ पे हम इन प्रॉब्लम्स के अंदर करेंगे। उसके बाद एनालिटिकल की बात कर रहा है, तो एनालिटिकल मतलब कि हमारे पास जो सिचुएशन या प्रॉब्लम होगा, जो भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें दिया जाएगा, हमने उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। हमने उसके बारे में सारा स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाना है ताकि हम उसके बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंच सकें। सेकंड, जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्किल ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। अब ये इफेक्टिव थिंकिंग जो है, ये इसकी फंडामेंटल स्किल्स कौन कौन सी हैं? इसकी फंडामेंटल स्किल्स के अंदर एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना है, बहुत अच्छा प्रेडिक्टर, बहुत अच्छा जजमेंट करना, या फिर बहुत अच्छा एनालाइज करना। ये वो फंडामेंटल स्किल्स हैं जो इफेक्टिव थिंकिंग के बैकग्राउंड में हैं, और इन जो इफेक्टिव थिंकिंग की स्किल्स हैं, इन्हीं में से एक जो स्किल है वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने की स्किल है। इन्हीं स्किल्स की मदद से हम अपने लॉजिकल रीजनिंग के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में, इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस की बात के हवाले से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस इसमें किस तरह के आते हैं? विच रिक्वायर अ लॉजिकल लेवल ऑफ एनालाइज टू अराइव एट द करेक्ट सॉल्यूशन। यानी कि एक बेहतरीन सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए हमें एक अच्छा लॉजिकल लेवल जो है वो होना चाहिए,
उस चीज को एनालाइज करने के लिए। मतलब कि हमारे पास एक प्रॉपर और रीजनेबल वे होना चाहिए ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या इसमें क्या काम करता है कि वो इन्फेरेंस जो है उसको क्रिएट करता है। कहां से? गिवन इंफॉर्मेशन से। और इन्फेरेंस क्या चीज है? इन्फेरेंस बेसिकली आपको कंक्लूजन तक पहुंचाता है ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं जिनके बिहाफ पे आप अपना बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं, लेकिन आप उन सॉल्यूशंस को भी फिर आपस में कंपेयर करते हैं और उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको आप जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ हवाले से हमने इस लॉजिकल रीजनिंग को समझने की कोशिश की है। सम अप करें तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे है इफेक्टिव थिंकिंग। अगर आपकी इफेक्टिव थिंकिंग जो है वो बेस्ट है, आपने उसको इंप्रूव किया है, तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब हम अपनी इफेक्टिव थिंकिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम अपनाएं तो हम डेली लाइफ में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स नहीं, अपनी रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल करके बेहतरीन नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ हम चीजें डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम अपनी इफेक्टिव थिंकिंग को जो है वो इंप्रूव करेंगे। हाउ वी इंप्रूव आवर इफेक्टिव थिंकिंग। तो नंबर 1, बी ऑब्जर्वेंट। एक अच्छा ऑब्जर्वर बने, चीजों का मुशाहिदा करें, देखें कि चीजें जो हैं वो किस तरीके से जो है वो काम कर रही हैं, ताकि आपको समझ आए। आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए। कोई सिनेरियो आपके सामने आए, आपको समझ हो कि आप ये नेक्स्ट क्या इसमें बेहतर डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद लर्न हाउ थिंग्स वर्क। ये चीज सीखें कि आपके इर्द गिर्द चीजें किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से उनको काम करना चाहिए एक बेहतर आउटपुट देने के लिए। प्रैक्टिस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की प्रैक्टिस को इंप्रूव करें, उसकी प्रैक्टिस करें। बार बार अपने आप को जो सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं उसके अंदर जो है प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ये स्किल जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये इंप्रूव करे। थिंक अबाउट योर डिसीजंस। आप डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, तो आपने अपने डिसीजंस पे गौर करना है कि मेरा डिसीजन कैसा है, क्या मैं इससे बेहतर डिसीजन ले सकता था, इसमें क्या क्या जो है वो लैक्स हैं, उनको मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। तो आपने अपने डिसीजंस के बारे में सोचना है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो बेहतर डिसीजन तभी ले सकते हैं अगर आपकी ये स्किल जो है इफेक्टिव थिंकिंग की ये बेहतर होगी। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको किसी भी चीज, किसी सिनेरियो के बारे में क्लियर कोई बात नहीं है तो आदत डालें क्वेश्चन पूछने की, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने की और इंफॉर्मेशन लेने की, ताकि आपके ज़हन में जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो सॉल्व हों। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन मार्क्स सॉल्व नहीं होंगे, तो आप एक बेहतर डिसीजन नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट है रीड बुक्स। बुक्स के जो है ना वो मुताला करें। बेशुमार बुक्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देती हैं। अपने आप को लिमिटेड ना करें, अपने आप को जो है वो डिफरेंट हवाले से इंप्रूव करें। जो जो टॉपिक आपके सामने मुख्तलिफ तरीकों से आता है उन पे डिफरेंट बुक्स जो हैं उनकी स्टडी करें, रिसर्च करें उसके बारे में, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके जरिए से हम अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, यानी कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो इसकी 2 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं। उनके अंदर फिर मजीद फर्दर सब जो है वो क्लासिफिकेशंस होंगी जिनको हम अपने लेक्चर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग एक क्लास है इसकी और नॉन वर्बल रीजनिंग
दूसरी क्लास है। अब हम अलग-अलग इन पे बात करते हैं कि वर्बल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और नॉन वर्बल क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं। वर्बल रीजनिंग। इन दिस सेक्शन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो कि वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस किए जाएंगे, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो वर्बल रीजनिंग से ताल्लुक रखते हैं। और इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा? वही बात कि आपकी एबिलिटी जो है वो लॉजिकली, वो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो आपकी लॉजिकली एबिलिटी है किसको समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, उस एबिलिटी को आप यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्लास है इसकी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर वी सॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, लेटर्स और फिगर्स, यानी कि इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो नंबर्स में भी हो सकते हैं, कोई आपको सीक्वेंस दिया जा सकता है नंबर्स के अंदर, या फिर आपको कोई डायग्राम फिगर्स वगैरह के अंदर सीक्वेंस मिल सकता है कि किस तरह से चेंज आ रही है, या फिर आपको लेटर्स, अल्फाबेट्स टाइप जो है वो सीक्वेंस दिया जा सकता है कि किस तरह से ये अल्फाबेट में चेंज आ रही है और आपको उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको भी कैसे सॉल्व करना है? एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो कितनी बेहतर है, वो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से पता चलेगी। आगे हम बढ़ते हैं। हाउ वी सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस की टाइप्स का पता चल गया, अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। हमने जब इनको सॉल्व करना है तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है और किस तरह से हमने एक पैटर्न के तहत जो है वो चलना है ताकि हम बेहतर सॉल्यूशन दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपने उस इंफॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करना है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक वर्ड पे गौर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट का एक वर्ड जो है वो सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है। इसलिए आपने अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है, इंफॉर्मेशन को जो आपको दी जाएगी। सेकंड, एनालाइज क्रिटिकल लॉजिकल इंफॉर्मेशन। वो जो आपको इंफॉर्मेशन दी होगी उसको आपने क्रिटिकली जो है वो एनालाइज करना है, मतलब उसको बिल्कुल सिंपल वे में नहीं सोचना, उसको हर एस्पेक्ट से सोचना है। अपने ज़हन में एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें जो बात बताई जा रही है उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके ज़हन में बन जाना चाहिए ताकि आप उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकें। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जब वो स्ट्रक्चर बन जाए आपके ज़हन में तो आपने उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में सोचना है, क्योंकि एक वक्त में लगता है ऐसा कि शायद ये भी इसका सॉल्यूशन है, शायद ये भी सॉल्यूशन है, तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके ज़हन में हैं आपने उन सब के बारे में सोचना है। फौरन किसी एक सॉल्यूशन पे जो है ना वो क्लिक नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास कंपेयर द आंसर ऑब्टेन्ड विद अदर पॉसिबिलिटीज। फिर वही बात जो मैंने अभी आपसे शेयर की है कि आपका जो आंसर है या आपका जो सॉल्यूशन है उसको आपने अदर सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर लाजमी करना है। किसी एक सॉल्यूशन पे आपने क्लिक नहीं करना, आपने उनको कंपेयर करना है और उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कम टू अ करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन। जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि लॉजिकली मेरा बेस्ट कंक्लूजन क्या है या मेरा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन आपका राइट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही होंगे और आप उनको सॉल्व करने की 100% एबिलिटी रखते होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। आपको ऑप्शंस में कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं और आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसका बाकी ऑप्शंस के साथ कोई लिंक ही नहीं बन रहा। सो अल्फा किलोग्राम, बीटा टन, चार्ली सेंटीमीटर और डेल्टा ग्राम।
अब अगर आप गौर करें तो बेसिकली अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, दीज आर यूनिट्स ऑफ वेट, ये वेट के यूनिट्स हैं। और ये जो चार्ली है सेंटीमीटर, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। इट मीन चार्ली का रिलेशन जो है बाकी सबके साथ नहीं बन रहा। तो हमारा राइट आंसर यहां पे जो होगा वो चार्ली मीन सेंटीमीटर होगा। तो आपने देखें तमाम ऑप्शंस को गौर से देखा, उनके बारे में आपने एनालाइज किया और फिर उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपने चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इन द ईस्ट ऑफ बी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप स्ट्रक्चर अपनी माइंड में बनाएंगे और इसको गौर से पढ़ना है कि कौन किसकी डायरेक्शन में है। यहां पे आमतौर पे गलती हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि हमने किसको किसकी डायरेक्शन में देखना है। अब स्टेटमेंट का स्टार्ट देखें, ए इज इन द ईस्ट ऑफ बी, नॉट बी इज इन द ईस्ट ऑफ ए। ए जो है वो बी की ईस्ट में है। अब आपको मैप के मुताबिक पता है कि ईस्ट जो है वो किस साइड पे होता है, वेस्ट किस साइड पे होता है, और नॉर्थ अपवर्ड और नीचे साउथ। अगर मैं अपनी इस स्क्रीन पे आपको बताऊं तो ईस्ट जो है इस साइड पे होगा, वेस्ट इस साइड पे होगा, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। अब मैं एक ये डायग्राम आपके सामने शो हो गई है, आप देखें ए इज इन द ईस्ट ऑफ बी, मीन के ये बी है तो बी का ईस्ट क्या होगा, ये, तो ए इज इन द ईस्ट ऑफ बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एंड बी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी, बी जो है वो सी के नॉर्थ में है। अब ये सी है, अब सी का ईस्ट इधर है, वेस्ट इस साइड पे है, साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है। इट मीन बी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी। क्लियर। नेक्स्ट, फुल स्टॉप, डी इज इन द ईस्ट ऑफ सी। अब आपने सी को गौर करना है, सी के ईस्ट में डी को दिखाना है। अब ये सी है, सी का ईस्ट ये बन रहा है तो मैंने डी यहां पे शो किया है। क्लियर होगी बात। उसके बाद अब लास्ट में वो क्वेश्चन करने जा रहा है आपसे, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी, कि ए की किस डायरेक्शन में डी है। अब ए ये है, डी ये है, आपने डी की पोजीशन बतानी है कि डी जो है वो ए के रिस्पेक्ट कहां पड़ा है। अब ए के रिस्पेक्ट अगर आप देखें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इट मीन अगर डी को देखें विद रिस्पेक्ट टू ए तो डी इज इन द साउथ ऑफ ए। यही उसने पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी, यानी कि ए के रिस्पेक्ट डी की डायरेक्शन क्या बनती है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ ए की किस डायरेक्शन में डी मौजूद है। तो ए के साउथ में डी मौजूद है, तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बनेगा। ये एक प्रॉब्लम जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम स्टेटमेंट को पूरा गौर से पढ़ते हैं और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है, कहीं हम रिवर्स ना कर जाएं। अगर हमने रिवर्स किया तो सारी स्टेटमेंट का मतलब ही चेंज हो जाएगा। सो आपने गौर से चीजें पढ़नी है और आपने उसके मुताबिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और वहां से अपना रिजल्ट जो है वो हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पेज बुक। ऑप्शन देखें, अल्फा इंक पेन, बीटा इंजन बाइक, चार्ली सोफा रूम एंड डेल्टा हैटमैन। जो रिलेशन इनका है उसी रिलेशन के मुताबिक ऑप्शन चूज करनी है। अब क्या रिलेशन है बुक पेज में, पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक। देखें ये है इफेक्टिव थिंकिंग कि फौरन सोचा गया कि पेज और बुक का क्या रिलेशन है। पेज और बुक का यही रिलेशन है कि पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, हर बुक का जो है वो पार्ट पेज होता है। अब हमें नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें हमने सोचना है कि इनमें क्या रिलेशन है, कौन किसका पार्ट बन सकता है। अल्फा में इंक पेन की बात हो रही है, क्या इंक पार्ट है पेन का? नो, इंक पार्ट नहीं है पेन का। बीटा इंजन बाइक, इंजन इज अ पार्ट ऑफ बाइक, क्या कोई बाइक है जो इंजन के बगैर है? तो इंजन जो है वो बेसिकली पार्ट है बाइक का। कंप्लीट बाइक तभी कहलाएगी जब उसमें इंजन होगा। इसी तरह कंप्लीट बुक तभी बनती है जब उसमें पेज होंगे। चार्ली में सोफा रूम,
एक रूम है, उसका पार्ट सोफा कभी भी नहीं हो सकता उसमें सोफा रखे ही ना, उसमें सिर्फ चेयर्स ही पड़ी हों, ये पार्ट नहीं है। नंबर डी, हैट मैन, मैन का पार्ट हैट नहीं है। पार्ट का मतलब होता है कि जो जरूरी चीज हो, जिसके बगैर वो चीज नामुकम्मल हो। तो यहां पे हमारी बेस्ट ऑप्शन जो है वो इंजन बाइक है, क्योंकि बिकॉज इंजन इज अ पार्ट ऑफ बाइक। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने उनको गौर से पढ़ना है, देन आपने नीचे ऑप्शंस पढ़नी है और देखना है कि आपके पास कौन सा बेस्ट रिजल्ट है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कॉज इफेक्ट के रिलेटेड होते हैं। कॉज इफेक्ट का मतलब कि एक चीज वजह बनती है और दूसरी चीज जो है वो उसका असर होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्कूल टाइमिंग चेंज्ड इन द पंजाब, पंजाब में स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, कि गोल्ड की जो प्राइस है वो मुसलसल बढ़ रही है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या कोई ताल्लुक है, क्या कोई किसी पे डिपेंड कर रही है, या दोनों इंडिपेंडेंट है? यहां पे ऑप्शंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात नहीं की, लेकिन कर सकता है वो। क्या आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने ये बताना है कि क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं या वो इंडिपेंडेंट हैं, ये भी बात हो सकती है। यहां पे जो ऑप्शंस हैं उनमें कॉज इफेक्ट की बात की गई है। अल्फा में वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट, कि आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो वजह बनी है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो उसका असर है, उसकी वजह से हो गई है। क्या गोल्ड की प्राइस बढ़ने से स्कूल की टाइमिंग चेंज होती है? ऐसा नहीं है। नंबर बी, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट, कि स्टेटमेंट 1 जो है वो वजह बनी है और जो स्टेटमेंट 2 है वो उसका रिजल्ट है। स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई, इस वजह से गोल्ड बढ़ गया, नॉट पॉसिबल। डी, ये डेल्टा को देखते हैं, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन रीजंस, दोनों जो हैं वो किसी ऐसी चीज का रिजल्ट हैं जिनकी रीजंस जो हैं वो कॉमन है, कुछ वजूहात जो हैं वो कॉमन है, मुश्तरका हैं। लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं इनमें कोई चीज भी, इनकी जो वजह है जिस वजह से ये काम हो रहा है उनमें कुछ कॉमन नहीं है। चार्ली में क्या कह रहा है, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉजेज, कि दोनों जो हैं ये रिजल्ट्स हैं मुख्तलिफ वजूहात के। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है वो यहां पे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अदर ऑप्शंस को आपके साथ मैंने डिस्कस किया, उनमें से कोई ऑप्शन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो हमारा यहां पे रिजल्ट जो है, जो सोल्यूशन है इसका राइट आंसर है वो चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये अल्फाबेट्स नॉन वर्बल की टाइप है। ये आपके पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, सीक्वेंस के अंदर दिए गए हैं, आपने जो ब्लैंक आपको शो किया है आपने बताना है कि उसमें बेस्ट जो है यहां से कौन सा रिजल्ट जो है वो फिट होगा। अब आप इसमें देखें कि ये किस तरह से, इनमें आपको जजमेंट करनी होती है कि क्या कोई पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। वो पैटर्न एक सिंगल अल्फाबेट पे भी हो सकता है, डबल पे भी हो सकता है और तीनों पे भी हो सकता है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, वो रिवर्स भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है यहां पे ये एस, ये टी, अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट को देखें STUVW, इट मीन यहां वी आना चाहिए, जो भी यहां पे आपकी ऑप्शन होगी वो वी से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने देखा कि यहां पे वी से स्टार्ट होने वाली ऑप्शन आपकी चार्ली है, लेकिन हम एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं वी से स्टार्ट होने वाली, हमें फर्दर इसको कंफर्म करना होगा। एक पॉसिबल रिजल्ट तो हमारे सामने आ गया, एक क्लू हमें मिल गया, एक एविडेंस हमें मिल गया है, लेकिन हम फर्दर इसके बारे में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए फर्दर इस पे वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें CEG, नो पैटर्न, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि CEG आगे क्या होगा, कोई हमें फर्दर नहीं क्लू मिल रहा है इस बारे में। अगर हम डबल को कर लें CDEFGH, तो हमें कुछ समझ आ रहा है कि हमें आगे क्या चीज मिलने वाली है। CDEFGHIJKL, सो इट मीन यहां पे जो आपकी ऑप्शन है जो V से स्टार्ट हो रही है, उसके आगे जो आपके दो अल्फाबेट हैं वो कौन से होंगे, IJ। सो VIJ इज द राइट आंसर, चार्ली इज द राइट आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एग्जांपल्स जो आज की ओरिएंटेशन में मैंने आपसे शेयर की। देखें, यहाँ पे हमने कोई मैथ्स का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हमने गपशप के अंदर जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, फर्दर फ्यूचर में बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी ये स्किल आपके काम आएगी। आपने इसको इम्प्रूव करना है। इंशाल्लाह आप स्टार एकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन को ज्वाइन करके यहाँ से अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, जो कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही नहीं, आपकी डेली लाइफ के अंदर भी आपकी ये स्किल्स जो हैं वो आपके काम आएंगी। और इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको इन इम्तिहानों में कामयाब फरमाए और आप अपने मकसद में जो है वो कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच।